मित्रों नमस्कार। आज आपका अखबार में आज फिर आपका स्वागत है और आज भी बहुत सारी खबरें लेकर मैं आया हूं। मित्रों आज दो खबरें तो बहुत बड़ी हैं और उन खबरों का चर्चा करना ज़रूरी है उन खबरों पर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने फ्री वीज़ की एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। प्रधानमंत्री ने 82 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन यानी 1 रुपया भी नहीं देना है, उसकी घोषणा कर दी है। और आपको याद हो गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं वो शॉर्टकट राजनीति कर रहे हैं और देश के दुश्मन हैं। उनका इशारा केजरीवाल की तरफ था, क्योंकि केजरीवाल 300 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री की बात करते हैं। तो उसकी ही ट्रैप में फंसकर दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने हाउस टैक्स को माफ़ करने की घोषणा की और गुजरात में भी उन्होंने बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री और भी चीज़ें फ्री होने की घोषणा कर दी। और अब उन्होंने प्रधानमंत्री ने जो कोविड काल के दौरान गरीब लोगों को 5 किलो राशन जो फ्री दिया गया था और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता था, अब उन्होंने इन दोनों स्कीमों को मर्ज कर दिया और सब फ्री कर दिया। अब 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री खाइए। और ये 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। आपको पता है कि इस दिसंबर 2023 तक करीबन 9 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में। तो ये जो पूरा जो ड्रामा रचा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव को ध्यान में रख के किया गया, क्योंकि ये कोई और अनाउंसमेंट करे उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें घोषणा कर दी। अब आप कहेंगे कि एक तरफ से तो ये ठीक है कि गरीबों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए या कम रेट में मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए इस देश में, कहीं भी कोई भी इंसान भूखा नहीं मरना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या आप लोगों को पंगु बना रहे हैं क्या? आप देखिए कि अब लोग या तो ताश खेल रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, फ्री हैं, या चोरी चकोरी कर रहे हैं। कि कुछ लोग, सब नहीं, कुछ जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसलिए कि राशन फ्री में चिंता नहीं करनी कि घर में राशन तो रहेगा, अब लप झप करना है, ताश खेलना है, टाइम पास करना है तो अब कर लो। तो आप एक बड़े स्तर पर 81 करोड़, मतलब हम 140 करोड़ लोग हैं और उसमें अगर हम 81-82 करोड़ लोगों को फ्री राशन देंगे तो क्या वो काम करेंगे? क्या वो काम करने के लिए प्रेरित होंगे? ये सवाल है, इस पर मेरा चर्चा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए और फ्री देने से लोगों की आदत बिगड़ती है और देश की इकोनॉमी ख़राब होती है, वो देश के दुश्मन है। तो आज उन्होंने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, ये आप सब लोग, जनता जाने और हमारे वोटर जाने। दूसरा आज निर्णय प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें लिया कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको 1 जुलाई 2018 से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। हुआ था कि जो 2015 में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन योजना की घोषणा कर दी थी और उसके बाद उसमें जो हाइक की बात की कि पेंशन बढ़ाओ, तो उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दिया था। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सरकार को डिसीजन लेना ही था, तो वो आज कैबिनेट की मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार ने बता दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं। इससे करीबन 8,000 करोड़ रुपए सरकार पर अतिरिक्त लाभ पड़ेगा और जो पेंशनर 20 लाख थे उनकी संख्या बढ़ के 25 लाख हो जाएगी और जो फ्री राशन आप दे रहे हैं वो 2 लाख करोड़ रुपए की होगी। आप सोचिए, 2 लाख करोड़ रुपया ये हो गया, पेंशन पे जो आप दे रहे हैं वो अलग हो गया। तो ये सारा बोझ अब टैक्स पेयर को देना पड़ेगा। टैक्स पेयर तैयार रहें, क्योंकि उनको 2 लाख करोड़ रुपया ये देना है और प्लस जो पेंशनरों की जो पेंशन बढ़ी है वो देना है। तो ये तो 2 महत्वपूर्ण खबरें थी। उसके अलावा मित्रों आज
जो कोविड को लेकर बैठेंगे चल रही हैं, और चीन की हालत जैसे ख़राब है कि वहाँ से खबरें आ रही कि बहुत लोग मारे गए हैं। कोई संख्या नहीं बता रहा है, लेकिन लोग लाखों की बात कर रहे हैं। लाखें तो नहीं मरे होंगे, पर मुझे लगता है कि हज़ारों मरे होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कोविड फैल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो चीन का रूप आया है BF7, ओमिक्रॉन BF7 आया है, वो भारत में पहले से ही मौजूद था और उससे इम्यूनिटी हो चुकी है। भारत में कोई डरने घबराने की बात नहीं है। तो आज स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनमें कहा कि 4T पर आप ज़रा जोर दें, तभी कोविड कंट्रोल हो पाएगा। उसमें नंबर 1 है टेस्टिंग, नंबर 2 है ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मीन्स ट्रैक करना कि जिसको टेस्ट किया, जो विदेश से आया है वो कहाँ है, कहाँ घूम रहा है। तीसरा उसका ट्रीट करना, उसे ट्रीटमेंट करना, और चौथा टीकाकरण। टीकाकरण के लिए सभी लोग कह रहे हैं कि अब बूस्टर डोज लगाओ। दोस्तों, उसके अलावा सरकार ये भी करेगी कि RT-PCR और एंटीजन परीक्षण करेगी, क्योंकि इससे कम से कम जो पेशेंट हैं, अगर कोई किसी को BF7 हुआ है तो फिर वो उसका ट्रेस किया जा सकेगा। और आज ही भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल कोविड टीके को मंजूरी दे दी है। जो भारत बायोटेक का जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, उसने उसको नाक के जरिए टीका देने की एक नई उन्होंने डोज बनाई है और उसको आज परमिशन मिल गई है। उसको भारत टेक के इंट्रानेजल कोविड टीका को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। तो एक नई चीज़ आ गई, अभी तक टीका लग रहा था, अब नाक से भी आप टीका ले सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आज की जो एक और बड़ी खबर है कि आज पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन था, शीतकालीन सत्र, उसका समापन हो गया और इस सत्र को 29 दिसंबर को समाप्त होना था। लेकिन लोगों ने, जो सांसद थे, उन्होंने कहा कि क्रिसमस त्यौहार मनाना है और फिर न्यू ईयर की तैयारी करनी है, तो इसलिए आप 2 दिन की तो छुट्टियां हैं, फिर आप 25-26 को बुलाएंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी 4 दिन बाद, तो आप छुट्टी कर दीजिए। तो फिर जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ, तो आज समय से पहले सदन को स्थगित कर दिया गया, दोनों सदनों को, राज्यसभा लोकसभा। तो संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो समापन हो गया। लोकसभा में 97% काम हुआ और राज्यसभा में 102% काम हुआ। लोकसभा में 9 विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें से 7 पास हो गए, तो काम अच्छा हुआ। थोड़ा सा कांग्रेस ने व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन ये सब पार्ट है, वो चलता है। सरकार अगले साल ई-पासपोर्ट जारी कर देगी। सरकार ने 2023 में देश के नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट की व्यवस्था करने का फैसला किया है और इससे जो चरणबद्ध तरीके से पूरे होंगे। तो अभी तक तो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फिर पता लगेगा कि ऑनलाइन ही आपके पास पासपोर्ट आ रहा है, उसका अपने मोबाइल पर रखिए किसी ऐप के जरिए, और वो फिर आपकी जगह वो आपके पास सुरक्षित रहेगा और उसका डरने का, खोने का या उसका भी डर नहीं होगा। मित्रों, आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव जीता है, उसके लिए महापौर की उन्होंने घोषणा कर दी है और उसमें एक जो शैल अब्रोल हैं उसको महापौर के लिए बताते हैं कि बहुत ही वो पावरफुल हैं, संपन्न हैं, तो उनको महापौर के लिए चुना गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और जो उप महापौर हैं वो शोएब इकबाल के बेटे हैं, जो इस बार सबसे ज़्यादा टिकटों से चुनाव जीते हैं। तो ये 2 उन्हीं के होंगे, क्योंकि नेचुरली उनकी पार्टी बड़ी है, तो ये दोनों वही जीतेंगे। आज मित्रों, इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, जो कुछ चीज़ें मार्केट में हैं जिनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। तो जैसे अभी हम कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना वायरस का जो BF7 स्वरूप है वो भारत के लिए चिंताजनक नहीं है, ये वैज्ञानिक बार बार कह रहे हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि कानपुर के IIT के प्रोफेसर माणिक, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी बन चुकी है। और अब हैदराबाद का जो के वैज्ञानिक हैं,
उन्होंने भी कहा है कि इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मित्रों जो कश्मीर के कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं है, वो बहुत चल रही है। बहुत ठंड हो गई है वहाँ पे और बर्फ़बारी हो रही है, तो उसमें फ़िलहाल राहत की उसमें कोई बात नहीं है। यौन शोषण मामला, चिन्मय को अग्रिम जब बेल मिल गई है, कोर्ट में वो पेश हुए। शाहजहाँपुर के जो पूर्व सांसद थे, पूर्व गृह मंत्री और संत चिन्मयानंद, उन पर रेप का आरोप लगा था। पहले वो छूट गया था, लेकिन दोबारा से केस चल रहा है उन पर। तो आज चूँकि उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, तो आज वो पेश हो गए, तो उनको आज छोड़ दिया गया, फिर उनको बेल मिल गई है। तो ये है। और यूएनएससी में भारत के नेतृत्व की कई देशों ने प्रशंसा की है। और आपको पता है कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका चेयरमैन अभी 1 साल के लिए भारत है। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला, 2 मर गए, यहाँ रूटीन बात हो गई। जेल से छूटा शोभराज फ्रांस भेजा गया। एक सनसनीखेज अपराधी जिसको सीरियल किलर बोलते हैं, पूरी दुनिया में उसने मर्डर करके सनसनी फैला दी थी। उसने फ्रांस में भी मर्डर किया था, हिंदुस्तान में आया तो यहाँ भी मर्डर किया। उसको तिहाड़ जेल भेजा गया, तो उसने जेल तोड़ दी थी, भाग गया था, फिर गोवा में पकड़ा गया, फिर जेल रखा गया। 97 में वो 1986 में पकड़ा गया, 97 तक भारतीय जेलों में रहा। और उसके बाद उसको नेपाल भेजा गया, नेपाल उसको सुपुर्द किया गया, क्योंकि वहाँ भी उस पर केस चल रहा था और वहाँ की अदालत ने उसको आजीवन कारावास सजा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको छोड़ दिया गया और उसको आदेश के बाद ही उसको फ्रांस भेजा गया, जहाँ उसका मूल देश है, जहाँ उसका घर है। तो वहाँ भी उसकी तलाश है, वहाँ भी उसने मर्डर किया है। तो देखते हैं अब वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो ये 78 साल का हो गया, अभी 78 साल का हो गया है, बूढ़ा हो गया। लेकिन जो खुरापात है, जो उसके मन में जो एक क्रिमिनल है, उसको देखते हैं क्या होगा। भारत चीन, ये जो चीन में कोविड है, अब चीन की तरफ से लोग कह रहे हैं कि चीन जो है कोविड के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी लहर आएगी। मित्रों, आईपीएल की मिनी नीलामी हुई है। सैम करैन को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है और हैरी बुक को 13 करोड़ 25 लाख रुपए, ब्रेन स्टोक्स को 16 करोड़ 25 लाख रुपए में और कैमरून को 17 करोड़ 5 लाख रुपए में, एवं सैम करैन को 18 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है। ये बहुत बड़ी बोली है। पंत सतह से चुके भारत को बढ़त, जो बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा है। पहली पारी में बांग्लादेश ने 227 रन बनाए थे और भारत ने 314, और दूसरी पारी में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट खोए 7 रन बना दिए। तो ये भी मुझे लगता है कि भारत की झोली में चला जाएगा। पहला टेस्ट मैच भारत जीत चुका है और ये भी हो जाएगा। आज भारत की आर्थिक स्थिति को अत्यंत नाजुक बताया है। ये रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, उसमें कहा गया है कि भारत की स्थिति जो है थोड़ा नाजुक बनी हुई है। कोविड की आशंका से शेयर बाजार में हाहाकार, आज शेयर मार्केट गिर गया है, क्योंकि ऐसा आशंका है कि बहुत भयानक तौर पर कोविड आ रहा है, तो इसमें लॉकडाउन हो सकता है, तो उसका असर मार्केट पर पड़ता है। बाकी मित्रों, एक जो खबर है कि गूगल की जो एंड्रॉयड पर प्रतिस्पर्धा आयोग के जुर्माने को NCLAT को चुनौती दी गई है। जो गूगल पर आरोप लगाया गया था कि वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मोनोपोली कर रहा है, तो उस पर जुर्माना लगाया गया था, तो उस पर आज अपील हो गई है। NCLAT में जो नेशनल इनका जो अपीलेट बॉडी है, ट्रिब्यूनल है, उसमें शिकायत हुई है। तो मित्रों, आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।